हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने हेलो अरेंज का केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और ये हम लोग का सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। और जो लास्ट लेक्चर है वो ट्राई हेलोजन पर है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड यानी पॉली हेलोजन कंपाउंड पर है। मतलब जिसमें अभी तक जितना भी पढ़े मोनो हेलोजन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं। मतलब एक हेलोजन अटैच रहेगा, या रिंग से हो या चैन से हो, ठीक है ना। पिछले 2-3 दिन से कोई लेक्चर ना डाला, कोई प्रॉब्लम आ गया था। अब लेक्चर कंटिन्यू डलाएगा, हर समय डलाएगा। फिर 2-3 दिन डिस्टर्बेंस होगा, उसके बाद फिर कहीं और से डलाएगा, किसी और जगह से, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। तो पहले याद दिला दें कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में क्या हुआ था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स मेनली 3 तरह के रिएक्शन को शो करता है। फर्स्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इल्यूमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड जो था तुम लोग का रिएक्शन विथ मेटल। उसी तरह हेलो अरेंज भी 3 तरह का रिएक्शन शो करता है। कितने तरह का? 3 तरह का रिएक्शन शो करता है। कौन कौन से रिएक्शन शो करता है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और दूसरा जो है हम लोगों का रिएक्शन विथ मेटल्स, एंड थर्ड जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग में मेनली जितना भी रिएक्शन होता है 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इतना बात याद रखना। यानी कि हेलो अरेंज डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, उसमें जो भी रिएक्शन शो करता है 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें ना होता है, बहुत कम होता है। और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज। बारीकी से समझना है, एक बात को फील लाना है तो बारीकी से समझना, और पीछे का सारा लेक्चर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। अब हम लोग चैप्टर का अंत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ परेशानी की वजह से इतने दिन से वीडियो एक भी ना डलाया, अब कंटिन्यू डलाएगा। यहाँ से कहीं से भी डलाए, वीडियो डलाएगा। तुम लोग का केमिस्ट्री खत्म होगा, ये बात का विश्वास रखना। एग्जाम से पहले तक वीडियो डलाएगा किसी न किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज, सॉरी केमिकल, ये सब बच्चा लोग लिखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज, ठीक है ना। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। हेलो अरेंज का रासायनिक गुण या 3 तरह का रिएक्शन शो करता है। पहला जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिकारिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसी को बोलते हैं बाबू नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही किसे बोलते हैं? तो लवर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के लवर को, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, माने माइनस चार्ज पार्टिकल होता है। रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे, मेटल के साथ अरेंज की रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। मतलब 3 तरह का रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक, रिएक्शन विथ मेटल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो आता है हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, जिसका हिंदी का बात करेंगे तो नाभिक करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल निकलता भी है। हम ले लिए यहाँ पर हेलो अरेंज, क्या ले लिए हैं? हेलो अरेंज ले लिए हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पर आकर अटैक मारेगा। तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो X निकलेगा बाहर, तो एक न्यूक्लियोफाइल जाकर यहाँ पर अटैक हो जाएगा। यहाँ से क्या निकला है? तो X जो है माइनस X निकल रहा है। कौन सा ग्रुप निकल रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गुड लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है बाबू। मतलब आसानी से निकल जाता है, अच्छा खासा निकलने की इसका प्रवृत्ति होता है, ठीक। जैसे ही ये निकलेगा X माइनस के रूप में निकलेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या करता है ये X माइनस, ई X का इलेक्ट्रॉन है और ये रिंग में जो अटैच हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाला लेके निकल जाता है। अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, यानी कर्ज लेकर आया है बाबू, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो X माइनस बाहर निकल जाता है और ये माइनस गुण वाला लवर ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोफाइल लेकर अटैक मार देता है। हम लोग का जो कंपाउंड बनता है
एरीन के साथ मतलब रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैच बनेगा। लेकिन इस तरह का ज्यादातर केस में होता नहीं है, रियलिटी ही नहीं है, रियलिटी कुछ और है। देखो बारीकी से समझ रहे, एक बात बोल रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग जो है ज्यादातर बहुत ही दयनीय यानी कठोर स्थिति में ही शो करता है। अगर देखा जाए तो अगर हम 10 रिएक्शन करा रहे हैं डायरेक्ट बेंजाइल हैलाइड के साथ, तो 10 में से शायद एक रिंग ही इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। कारण क्या हो जाता है देखो, और उसमें भी हम लोग जानबूझकर कराना चाहेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, मतलब उसका जोर जबरदस्ती कराएंगे ना कैसूं करके, तबे होगा, ऐसे ना होता है। नोट यही है बाबू कि अराइल हैलाइड आर मच लेस केमिकली रिएक्टिव। यह जो होता है रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होता है, किसके तुलना में? अल्काइल हैलाइड के तुलना में, टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक अल्काइल हैलाइड ले लो जिसे RX, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल ले लो, तो क्या था उसमें? R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था और X निकल जाता था। ये बाबू अल्काइल हैलाइड है। और बेंजीन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुटा होता है तो उसे हेलो अरेंज बोलते हैं, जिसका टेक्निकल नाम अराइल हैलाइड बोला जाता है। पीछे के लेक्चर में बताया ना, ठीक है। तो ये अराइल हैलाइड होता है ना, अगर बात करें कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक मार रहा है, अल्केन वाला में भी, अल्काइल हैलाइड में भी, और न्यूक्लियोफाइल अराइल हैलाइड में भी अटैक मार रहा है, तो ये जो है ना तुरंत रिएक्शन करके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक अल्काइल से जुड़ जाता है। लेकिन इस केस में ना होता है, न्यूक्लियोफाइल जुटेगा लेकिन बहुत ही उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा हमको, इतना आसानी से ना जुटता है। तो उसी को तो बोला है कि अराइल हैलाइड मच लेस, मतलब कम केमिकली रिएक्टिव होता है, जबकि अल्काइल हैलाइड इससे ज्यादा होता है। किसके तरफ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओर, टूवर्ड मतलब की ओर, और किसी के बारे में ना बता रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं, कोई पूछ देगा क्या कारण है कि अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करता है जबकि अल्काइल हैलाइड ज्यादा शो करता है, तुरंत हो जाता है। तो देखो बाबू, उसका दो कारण आता है। एक कारण हो जाता है रेजोनेंस के कारण, एक कारण होता है कि कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड होता है वो sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज होता है। ये कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सॉरी sp3 नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। पहला कारण को बाबू समझते हैं कि रेजोनेंस का तहलका मचाता है पूरे रिंग में। तो देखो बाबू, यहाँ पर जो X ग्रुप जुटा होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है? 6। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ बॉन्ड में उतार देगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा, और ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। रेजोनेंस ऐसे शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास में तक। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दे दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज, और बाकी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये जो बॉन्ड में दिया है तो बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉन से, और ये बॉन्डवा का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया इस कोना पर, मान लो लोन पेयर के रूप में। अब क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड में दे दिया, और फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड में उतरेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ गया। फिर ई वाला दोनों बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर आ गया पारा पर। फिर अब क्या होता है अगला बार कि अब ई दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारेगा, ई बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाएगा। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे आगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ई दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारेगा, और ई फिर बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसमें उतार देगा। तो हम लोग का ऑर्डर रिवर्स हो गया। यानी कि अगर हम बात करें बेंजीन रिंग का, अराइल हैलाइड का, 1 2 3 4 5 गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, पहले भी बताए ऑफलाइन क्लास में। अगर इन्हीं सब रिंग का हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचे, कौन सा स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पहले ही बता दिए हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है मन गणत स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है।
इसका रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर इन सब का खींचे तो देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। वैसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो लोग को, ई बाबू हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ई कहे दिए हैं कि देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, 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 यानी रिंग में हर जगह डबल बॉन्ड है। तो उसको ऐसे डॉट 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 से दिखाते हैं। इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड डीलोकलाइज, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होता है। और देखने पर लग रहा है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा डॉटेड लाइन से, एक डबल बॉन्ड ऐसे है। ये हम लोग का जो हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बाबू हम लोग का रियल स्ट्रक्चर होता है कि पाई बॉन्ड पूरे रिंग में इधर उधर घूम रहा है। और क्या हो रहा है तो देखो यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है, डेल प्लस। यही रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है कि दोनों पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर एगो बॉन्ड था तो एक्स को कोनो एगो पकड़ ले था, लेकिन रियलिटी ये है ना कि यहाँ पर एगो बॉन्ड है, ये नहीं है, यहाँ पर पार्शियली, पार्शियली मतलब कि आभासी, मतलब कि थोड़ा 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 डबल बॉन्ड का भी गुण है यहाँ पर। तो एगो अकेले अगर एक्स को कोनो बंधले रहता तो ये निकल जाता, मान लो एनर्जी देते, और कोनो आउ एगो खींच रहा है इसको अंदरे अंदरे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बल लगेगा। अल्केन के तुलना में अल्केन में तो एक के है, रेजोनेंस ना शो करेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी अंदरे अंदरे है, कुछ उसका गुण भी है डबल बॉन्ड का। तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा लेकिन ये उतना आसानी से निकलेगा ना। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक कारण ये हो जाता है कि आसानी से ना निकलता है, काहे कि रेजोनेंस के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो उससे लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा तबे तो निकलेगा। तो एक कारण ही हो जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड कम शो करता है। सेकंड जो आता है बाबू, कार्बन और एक्स के बीच में जो कार्बन होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर देखें हम ही बात बोल दें इस स्ट्रक्चर में कि इस कार्बन के बारे में बात करो, हम कहेंगे कि कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 गो सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 गो सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा कैरेक्टर होगा, sp2। जबकि इस अल्केन में कै गो सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 गो। तो इसमें कार्बन जो है कितना हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर के बारे में बात किया जाए ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर के बारे में, तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसे ये सारा बात उस बोर्ड पर लिखा हुआ है, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक ना, कि sp जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर sp2, फिर sp3 इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या रोल होता है पूरे केमिस्ट्री में, कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब कि ई जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब कम खींचेगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है ना, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, सॉरी इस तरफ बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। जबकि sp जो बॉन्ड होता है, sp2 बॉन्ड, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसको आसानी से पैक बंधले रहेगा, जबकि इस कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बंधा हुआ है तो इसको तुरंत तोड़ देगा, तो तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो बाबू 2 कारण आ जाता है, पूछेगा ना कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछा है, ये तो हम जनरल रूप बता रहे हैं ना, तुम लोगों से देखो कैसे पूछेगा, बताइए। मेथेन, मेथाइल हैलाइड CH3X न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जबकि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड पाई पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे बॉन्ड आसानी से ना टूटता है।
इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करता है जबकि यह ज़्यादा शो करता है, क्योंकि इसमें sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज है। sp3 में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कम इधर खींचे रहेगा, x को कम एनर्जी से खींचे रहेगा। इतना बात समझना है, ठीक है। चलो ये सारा बात जो लिखे हैं हाइब्रिडीज आल ये सब जो भी लिखे हैं एकदम इसका क्लियर व्यू दे देगा आप लोगों को, ठीक है ना। इससे पहले इसमें जो आता है नोट कर लो, ये बात बिगाड़ दे रहे हैं, सारा बात लिखा हुआ है उधर, हर एक बात यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। ये समझ लो कि ये 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज है, ठीक है। चलो नोट करो, देखो इसका हाइब्रिड जो बताएं, इसका रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हर जगह पाई बॉन्ड घूम रहा है तो हर जगह दे देंगे यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर डालेंगे एक्स ग्रुप, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का करेक्टर शो कर रहा है। यही बात को बाबू हम लिख दिए हैं कि क्या हो रहा है कि सी और एक्स के बीच ई है कार्बन और ये है हाइलाइट। कार्बन और हाइड्रोजन है जब पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट। क्या काम हो रहा है यहाँ पर, कारण क्या देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, वैसा महसूस हो रहा है कि पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है वहां पर, इसलिए जो हाइड्रोजन है आसानी से ना उड़ेगा। थोड़ा बात समझो ना, हाइड्रोजन को पहले कोनो एगो बंधले था, अब पता चला हम लोगों को ज्यादा देखे तो कोनो धीरे से कोनो अंदरों अंदरों बांधा है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, उतना आसानी से ना टूटेगा जितना अल्केन टूट जाता है, ठीक है ना, तो डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड कारण जो बताए हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन है ये CX है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर जो कार्बन बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज है। कितना हाइब्रिडाइज है, sp2, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑर्डर देखे जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2, फिर sp3। तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं बाबू sp3 वाला, इससे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 बाउंड होता है, मतलब ये वाला कार्बन, तो इसको x उतना कम एनर्जी से बांधे रहेगा, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी से बांधे रहेगा जबकि मजबूती से बंधे रहेगा, तो ये आसानी से टूट जाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन देखा गया बाबू, देखा गया ऐसा कुछ कि तब तुम लोगों को मन में ये भी सवाल होगा, तो क्या सर इतना सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोए ना करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सो ही ना करेगा, करता है। उसके लिए बहुत सारा तपस्या करना पड़ता है ना, टेम्परेचर देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, बलवस्ती कराना रहता है। बात बोले तो सीधा सीधी यही कि बलवस्ती कराना पड़ता है। कोई इसमें हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा कुछ पढ़ना ना रहा है, 2-3 तो बता रहे हैं, अल्कोहल OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, साइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, अमाइन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेनॉल को बनाना। फेनॉल देखते हैं कैसे OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर रहे हैं, देखो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सारा का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इसमें क्या होगा बाबू, हम एक हाइड्रोजन लेते हैं यानी अराइल हैलाइड, गोलू ले लेते हैं, ये दर्शाता है कि पाई बॉन्ड इधर उधर घूम रहा है अपने मन से। यहां पर इसका रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में NaOH के साथ 623 केल्विन पर कराएंगे और 200 ATM प्रेशर डालेंगे। कितना ATM, शायद 200 ATM ही होता है, 300 ATM, 300 ATM प्रेशर डालेंगे, ठीक है ना। अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हम लोग का क्या बनेगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, सोडियम फेनोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। इतना देखना, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराने पर डायरेक्ट हम लोगों को
फेनॉल ना मिलता है, इंटरमीडिएट में क्या बनता है बीच में, तो सोडियम फेनोक्साइड बनता है। फिर अब इसका हम एसिडिफिकेशन करा देंगे, यानी अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन किसके साथ कराएंगे, तो डाइल्यूट HCl के साथ। तब अब हम लोगों का जो बनेगा अराइल हैलाइड बन जाएगा। अराइल हैलाइड बोल रहे हैं, OH ग्रुप फेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा, फेनॉल बनेगा। क्या कहानी बनता है कि जो HCl का Cl है ना, Na को उठा कर लेकर चला जाएगा, Na को उठा कर लेकर चला जाएगा और HO के साथ जुड़ जाता है। यही कहानी बनता है, फेनॉल बनता है। तो इतना बात देखो, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे जब OH ग्रुप का अच्छा हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश से साफा ना घबराना। हिंदी का होगा थोड़ा सा देखो ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, OH समूह का प्रतिस्थापन। हल्ला ना, हल्ला मत कर, ठीक है। अगर यहां से हाइड्रोजन से NOH और 623 केल्विन और 300 ATM बार प्रेशर पर अगर सोडियम फेनोक्साइड बनता है, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराकर फेनॉल बनता है। इस प्रोसेस को बाबू डॉस प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, डॉस प्रोसेस। इस प्रक्रिया द्वारा जो फेनॉल तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। कहां तैयार किया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरेड इन फेनॉल। इस प्रोसेस को इंडस्ट्री में फेनॉल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान रखना, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम लिखते हैं यहाँ रहते कहीं और है, लिखते कहीं और है। मतलब रहने का मतलब कि नहीं कि हम यहीं पर है, वीडियो में ही है। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डॉस प्रोसेस। इस प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्री में फेनॉल बनाना रहता है। यानी इंडस्ट्री बोल रहे हैं, समझ में आता है ना। और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलेगा तो कंपनी, औद्योगिक शायद बोलता है, कंपनी में समझो, ठीक है ना। अब जो दूसरा जो आता है सब्स्टिट्यूशन बाई OH ग्रुप हो गया ना, अमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप से बाबू एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन बनता है। यहां पर एक ठो क्लोरोबेंजीन ले लिए, इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। यहां पर अगर नाम लिखना होगा तो क्या लिखेगा, यहां पर लिख लो Cl, एक हटा दो, Cl कर दो, Cl है ना, Cl कर लो, ठीक है ना। यहां पर अगर बोलेंगे तो इसको भी क्लोरोबेंजीन नाम है, सोडियम फेनोक्साइड नाम है, फेनॉल बन रहा है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन NH3 के साथ Cu2 ऑक्साइड माने कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर और 200 ATM प्रेशर, सॉरी 60 ATM प्रेशर चाहिए। कितना ATM, 60 ATM प्रेशर। अगर ये सब कहीं होगा तब जो हमारा बनेगा डायरेक्ट एनिलीन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको थोड़ा बोलने के लिए सीखो। हेलो अल्केन्स का अंत हो रहा है, फेनॉल में तो और शॉर्ट हो जाएंगे ना, मतलब शॉर्ट कर देंगे। कैसे बोलते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हिंदी में NH3 के साथ Cu2O की उपस्थिति में कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तथा 60 ATM प्रेशर पर, तब हमारा एनिलीन बनता है, ठीक है ना। ऐसे लिखना रहता है। ऐसे बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, OH ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन में जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NOH के साथ 623 केल्विन तथा 300 ATM प्रेशर पर बनाते हैं तो सोडियम फेनोक्साइड बनता है। फिर सोडियम फेनोक्साइड का एसिडिफिकेशन करा देते हैं डाइल्यूट HCl, यानी एक तो होता है सांद्र, एक तो होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्र और तनु,
तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या कहते हैं, तो हम लोग का फेनॉल बनता है। दिस प्रोसेस इज डाउस प्रोसेस, इस प्रोसेस का यूज मैन्युफैक्चर में किया जाता है फेनॉल में। फील आना चाहिए, बेसिक बेसिक है बाबू। देख रहा है कितना प्रेशर दिया जा रहा है, बलबस्ती कराया जा रहा है रिंग। डायरेक्ट रिंग से अगर कोल्ड ड्रिंक जुड़ा हुआ है तो हटता ना है, जनरली ना हटता है, कोई भी नहीं करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साइनाइड वाला देखो दिखाई दे रहा है नीचे, Cl लिख सकता है तुम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। सियानो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, बताएं सारा नोमेनक्लेचर हम बताएं। अब नाम लिखने के लिए थोड़े बताएंगे, नाम तुम लोग अपने आप लिख देगा, इतना तेज है। कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन का, कितना डिग्री, तो 473 केल्विन, यानी डिग्री में भी बदल सकता है। पायरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पायरिडीन। तब हम लोग का जो बनता है डायरेक्ट बेंजीन नाइट्राइड, यानी बेंजीन रिंग बनेगा। यहां पर दे दो, यहां पर दे दो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड प्लस में CuCl, CuCl लिखे हैं बच्चा। क्या बोलेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड के साथ कराते हैं 473 डिग्री से तापमान पायरिडीन की उपस्थिति में, तब हम लोग का क्या बनता है, बेंजीन नाइट्राइल साथ में CuCl। अब हम लोग चलते हैं अपना सेकेंड रिएक्शन विथ मेटल्स। नोट करो, सारा का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में कुछ जो बात हम बोल दे रहे हैं, लिख ना रहे हैं, शायद पीडीएफ में लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है ना। तो पीडीएफ से नोट करेगा तो और अच्छा रहेगा। वीडियो देखो, इससे भी नोट कर सकता है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये सब आलजाल ना लिखना है, सब का ही प्रोसेसो है। बस कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाओ अराइल हैलाइड के साथ, 2-3 को लिख देंगे ऐसे खाली रिएक्शन में। जब पूछेगा कि डाउस प्रोसेस क्या होता है, तब बताना है कि जब क्लोरोबेंजीन क्लोरोब्रोमीन की अभिक्रिया NOH के साथ 623 के केल्विन और 300 ATM प्रेशर पर कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फेनोक्साइड। फिर उसका एसिडिफिकेशन करने से फेनॉल बनता है। फेनॉल कीटाणुनाशक होता है, आदमियों को नाश कर देगा, ऐसा बात नहीं है। चलो देखते हैं सेकंड रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल हेलो अल्किन्स में भी सेम देखे थे, ठीक ना। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया में फर्स्ट देखे थे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। कौन सा मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम यानी Na धातु, ठीक ना। यहां पर क्या करेंगे, हम एक बेंजाइल हैलाइड को लेंगे। बेंजाइल हैलाइड का रिएक्शन 2Na 2 सोडियम के 2 मोल के साथ उसी तरह लिख रहे हैं जैसे उसको उसमें लिखे थे। जब रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, कौन सा ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, डाइफेनाइल बनता है, सॉरी डाइफेनाइल बनता है। एगो फेनाइली क्या बन गया, डाइफेनाइल। देखो क्या हो रहा है यहां पर, तो यहां पर कहानी ही बन रहा है कि यहां पर एक हाइड्रोजन ग्रुप लिए हैं। मेनली क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन लिया ना जाता है, क्लोरोबेंजीन ले सकते हो या ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो। यहाँ पर एक सटा कर यहाँ पर लोग ब्रोमीन डाल दे रहे हैं, ठीक है। प्लस में ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन। यहाँ पर ऐसे ना लिखकर ई एगो हटा देता है, यहाँ पर 2 लगा देता है, इसका मतलब 2 को ब्रोमीन ले लिया है। तो इसको इसे टेक्निकली इसलिए सजाए हैं कि हम इससे बता दें कि इस तरह ये दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाएगा। एगो बीआर 2 गो बीआर 2 गो Na यानी प्लस में 2 Na बीआर।
उसमें जो अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन था, अल्काइल हैलाइड का करा रहे थे किसके साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, तो वो जो रिएक्शन था ऊर्ज रिएक्शन बुलाता था। यहाँ पर दोनों अराइल हैलाइड है, ये भी अराइल हैलाइड है यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और इसका भी ब्रोमोबेंजीन। जब एक अराइल हैलाइड और दूसरी तरफ भी अराइल हैलाइड रहेगा तो इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। उसमें जो था उसे ऊर्ज रिएक्शन बोलते थे, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में तू लोग कैसे बोलेगा, हिंदी में बोलना रहेगा कि जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनाइल बनता है। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में फिटिंग रिएक्शन। पीडीएफ नोट से उतारना, सारा बात लिखा हुआ है, जो बात बोले है वो बात लिखा हुआ है। दूसरा जो रिएक्शन आ जाता है, इसी में दूसरा केस आ जाता है कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एगो अराइल हैलाइड लेंगे, मान लो क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम रहेगा, सोडियम का 2 मोल, और यहां पर एक अल्काइल हैलाइड ले लिए, मतलब एगो रिंग एगो चैन, तो क्या रिएक्शन ना होगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, जितना भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है। तो क्लोरीन और इसमें क्या क्लोरीन, इसको ऐसे ना कर ऐसे भी लिख सकते हैं, ClCH3, तो ई क्लोरीन 2NaCl बाहर हो जाएगा अलग, और यहां पर जो बनेगा टोइलिन का स्ट्रक्चर बनेगा बाबू, देखो ऐसे बनेगा, इसका टेक्निकल नाम टोइलिन होता है। तो कैसे बोलेंगे, जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, सोडियम धातु के साथ मेथाइल क्लोराइड के उपस्थिति में ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, तब हम लोग का क्या बनता है, टोइलिन प्लस में NaCl। इस तरह के रिएक्शन को देखो क्या बोलेंगे, अगर सोडियम धातु का रिएक्शन खाली चैन वाला कंपाउंड से कराते हैं तो ऊर्ज बुलाता है, अगर कोई अराइल का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो फिटिंग बुलाता है। इसमें तो रिंगो है चैनो है, तो ऊर्ज और फिटिंग दोनों बुलाएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, जिसमें एक रिंग भी आए और एक चैन भी आए, सारा बात लिखा हुआ है। और थर्ड जो नोट करो इसको पहले। अब देखते हैं अपना रिएक्शन विथ बी नंबर, रिएक्शन विथ कॉपर मेटल। कौन सा मेटल, कॉपर मेटल। जब आयोडोबेंजीन, ये केवल आयोडीन के लिए लागू है बाबू, ओनली फॉर आयोडोबेंजीन, ओनली फॉर आयोडोबेंजीन। जब आयोडोबेंजीन का रिएक्शन कॉपर धातु के साथ कराया जाता है 2Cu, किसके साथ, कॉपर धातु के साथ कराया जाता है, तब क्या होता है, डाइफेनाइल बनता है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में सॉरी हीट किया जाता है, इसे केवल हीट किया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस, जो भी टेम्परेचर होगा, शायद करीबन 200 या 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर को लिया जाता है, तब हम लोग का डाइफेनाइल बनता है। यहां से 2Cu कॉपर आयोडाइड निकल जाता है बाहर, यानी कि यहां पर जो होता है पीपीटी बनता है, प्लस क्या बनेगा, डाइफेनाइल बनेगा हम लोगों का। सॉरी, अच्छा से बनाना, पीडीएफ से उतारना ना, कोई दिक्कत ना होगा तुम लोगों को, पीडीएफ एकदम क्लियरली मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाइफेनाइल बन गया, डाइफेनाइल, इसका डाइफेनाइल बोलते हैं। अब इसको इस तरह के रिएक्शन को पता है कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन किसे कहते हैं, आएगा बोर्ड में तो कैसे लिखेगा, तो बोलना है ऐसे ही, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया जब कॉपर धातु के साथ कराते हैं तो डाइफेनाइल बनते हैं। इस तरह के रिएक्शन को उल्मान रिएक्शन। बाकी इसमें लिखा हुआ है, उसी तरह याद करना। हम तो बोल रहे हैं ना, तुम लोग को याद दिलाना है तो बोलना पड़ेगा। बोल दिए है बाबू, कहीं रहे, केमिस्ट्री खत्म होगा तो होगा ऑर्गेनिक। थर्ड जो आता है रिएक्शन विथ लिथियम।
रिएक्शन विथ लिथियम एटम, कौन सा एटम? लिथियम, लिथियम। ये बाबू ये सब नेम्ड रिएक्शन है, इसको तुम लोगों को हाईलाइटेड करके लिखना है। अभी तो नेम्ड रिएक्शन बहुत आएगा, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, सारा तो बाकी है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन पढ़ लिया, धीरे धीरे ऑर्गेनिक में रिएक्शन कम होते जाता है। सारा बात को फील आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों को बार बार रिविजन करेगा तब होगा। नेम्ड रिएक्शन का हाईलाइट करना, बिहार बोर्ड स्पेशल सब क्वेश्चन है। इसके बाद एक लेक्चर और बच जा रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन विथ लिथियम एटम, जब ब्रोमोबेंजीन का अभिक्रिया, जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया लिथियम मेटल के साथ कराई जाती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, कौन से ईथर? ड्राई ईथर, इसमें एक ही मोलिक्यूल भाग लेता है ब्रोमोबेंजीन का, तब हम लोग का जो बनता है LiBr, लिथियम ब्रोमाइड बनता है। प्लस में देखो कैसा कंपाउंड बन रहा है, हम नाम बता रहे हैं इसका, लिथियम। इसको बोलते हैं फेनाइल लिथियम। क्या बोलेंगे? फेनाइल, फेनाइल ही है, यहां तक को फेनाइल बोलते हैं लिथियम। ये बाबू गोलू है, ये क्या दिखाता है कि डबल बॉन्ड है, ये गोलू डालो, अच्छा ऐसे ऐसे डाल दो, बात बराबर होता है, ठीक है ना। फेनाइल लिथियम, स्पेलिंग मैच करते रहना, थोड़ा मोड़ा इधर उधर लिखाता है मुझसे। अब नेक्स्ट जो आता है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। रिएक्शन नोट किया है, पहले नोट कर तो, या स्क्रीनशॉट ले, नोट तो करना है। हाँ, हम ये बात बोल रहे हैं कि सारा जो होता है ना, जब आएगा तुम लोगों को लिखने के लिए रिएक्शन प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो ऑरेंज लिखो, तो हम 3-4 को लिखवा रहे हैं कि 3 तरह का रिएक्शन शो करता है। तुम लोग कैसे लिखाएगा एग्जाम में? 3 तरह का केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन लिखना होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो ऑरेंज। तो शुरू में ऐसे ही लिखना है कि हेलो ऑरेंज मुख्यतः 3 तरह का रिएक्शन शो करता है, तीनों लिख देंगे। सब्स्टिट्यूशंट में एक एग्जाम्पल मार देंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, इसमें भी एगो दूगो लिख देंगे मेटल में के। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएंगे, उसका भी एगो दूगो एग्जांपल लिख देंगे, बस खत्म। इतना ही देना है ना कि इतना सारा देना है, हम तो बता रहे हैं तुम लोग को MCQ पकड़ने के लिए, सारा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम तो। उल्मान रिएक्शन का है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का है, फिटिंग रिएक्शन का है। देखो रिएक्शन विथ लिथियम का होता है, बार बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर 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 देखना, ना बुझाएगा तो स्पीड थोड़ा सा है, अच्छा ठीक है ना, सारा बात बताया हुआ है। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल में क्या बनता है? मैग्नीशियम का मेटल किसी भी चीज कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है, अगर हो रहा है तो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। किसका? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। बताए ना, ऑर्गेनिक में सब भूल जाना, इसे ना अगर याद करने का थोड़ा सा लॉजिक सोचो। मैग्नीशियम है, अंत में जी है, जी से ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, कोई कहीं ना लिखा हुआ दिखाई देगा, ये अपना लॉजिक है। अगर है हिम्मत तो तुम भी कोई लॉजिक लगा लो, कैसे होगा, ठीक है ना। देखो इसको बिगाड़ दे रहे हैं, इना ना सोच रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तुरंत बुझाइयो रहा है, बाउंसो कर रहा है, दोनों बात ना सोच रहा है। हो सकता है कि बुझाइयो रहा है, बाउंसो कर रहा है, तुरंत आ रहा है, तुरंत निकल रहा है, बाहर भी जाता है। केमिस्ट्री है, उसमें भी ऑर्गेनिक, लो सोने पर सुहागा हो जाता है बच्चा के लिए, ठीक है ना। तो देखो किसी भी अराइल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है हम लोग का? ग्रिग्नार्ट रिएजेंट बनता है। तो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट में होता क्या है, तो मैग्नीशियम भी जाकर जुड़ जाता है, MgX बन जाएगा। इसी को बोलेंगे ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। क्या बना है? ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। हिंदी में लिखा हुआ है, देख लेना, PDF में देख लेना। इसी को बोलेंगे फेनाइल, इसका टेक्निकल नाम देखो, फेनाइल
मैग्नीशियम 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 हैलाइड, एक्स को क्या बोलते हैं, हैलाइड, हैलोजन ग्रुप, ठीक है ना। देखो इसका एक एग्जांपल, एक्स के जगह पे एक बार क्लोरीन लेकर दिखा रहे हैं, ब्रोमीन भी ले सकता है, क्लोरोबेंजीन ले लिए, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिए ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इसलिए डॉट डॉट डाले हैं, ऊपर जो इसके ऊपर है उसके नीचे भी यही होगा। तो क्या बनेगा हम लोग का, बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम लगा देंगे, एक्स जुड़ गया है उसी क्लोरीन भी जुड़ जाएगा। इसका नाम का लिखेंगे तो ग्रेग्रांट रिएजेंट है, लेकिन नाम लिखेंगे तो फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, अब चलते हैं बाबू हम लोग का थर्ड जो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद फाइनली हम लोग का चैप्टर खत्म होने जा रहा है। उसके बाद एक लेक्चर बटेगा एडिशनल में, स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए एमसीक्यू में रहेगा केवल, स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड के लिए पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ कंपाउंड लेना है, पॉली हैलोजन वाला, ठीक है। इससे पहले ही देखो, नोट करो, थर्ड जो रिएक्शन आता है हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। ये जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है डायरेक्ट रिंग में होता है, सब्स्टिट्यूशन इन रिंग में। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एक अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल बोला जा रहा है, अराइल होगा क्योंकि अराइल हैलाइड यानी हेलो अरेंज का पढ़ना है ना, ठीक है। तो जितना भी बात है हेलो अरेंज पर करेंगे, ठीक है ना। तो हम बार बार तुम लोग ये ना सोच रहा होगा कि काहे यहाँ पर एक्स लगा दे रहे हैं, अरे बाबू पढ़ ही रहे हैं हेलो अरेंज, तो जो भी देखेंगे सब हेलो अरेंज में देखेंगे। हेलो अरेंज के साथ रिएक्शन, सारा रिएक्शन, किसी के साथ रिएक्शन ही उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। तो हम क्या ले लिए, एक अराइल हैलाइड ले लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी अराइल हैलाइड होता है, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितना भी रिंग है डायरेक्ट रिंग, उसमें जो भी रिएक्शन होगा 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। रिएक्शन में मेटल भी कम होता है और वो न्यूक्लियोफाइल वाला तो साफा कम होता है, ना के बराबर। और ई जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कारण क्या बनता है, देखो बापू इसमें रेजोनेंस आता है, क्या आता है, रेजोनेंस। तो इसका सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, तो एक्स ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारेगा और ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो ई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर आ गया है, ये एक्स ग्रुप है, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, ये एक्स ग्रुप, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, 2 और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बाबू बॉन्ड था, यहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर बॉन्ड है। फिर अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को में उतार देगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने का सीख लो बाबू, रेजोनेंस इसी को बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर तो बॉन्ड है, ये है प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में उतरेगा और ये बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, इस पर प्लस चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज बना दिया और यहाँ पर ई बॉन्ड में आ गया है, ठीक है। और भी फिर बॉन्ड में उतरेगा और ये बॉन्ड इस पर चला जाएगा, फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। हम लोग का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बॉन्ड का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, ई बॉन्ड में उतर जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ई बॉन्ड फिर एक्स पर चला जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचे बाबू, कौन सा स्ट्रक्चर, हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं ना, ऑफलाइन क्लास में बताए हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन रिंग बना दिए, कैसे खींचा जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लो। उस समय थोड़ा सा तुम लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है ना, जब सिखा रहे हैं तो समझ लो। डबल बॉन्ड देखेंगे कि रिंग में कहाँ कहाँ आ रहा है, पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेते हुए। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला डॉट 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 डालो,
डबल बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड यहां पर भी है, यानी कि यहां पर भी होगा, डबल बॉन्ड नीचे भी है, यहां पर भी डाल दो, डबल बॉन्ड यहां पर भी है, देखो यहां पर भी है, डबल बॉन्ड और कहां आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी डाल देंगे, डबल बॉन्ड और कहां आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी डाल देंगे, और डबल बॉन्ड और कहां आ रहा है, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, एक्स ग्रुप। ये जब सारा में डबल बॉन्ड है ना, तो इसी को ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाया जाता है, इसका हाइब्रिड देख लो कैसे, इसको गोल कर देते हैं ऐसे, लो पाई बॉन्ड घूम रहा है, डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड बोलते हैं, यही इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है बाबू। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कारण क्या हो जाता है, यहां पर एक बात बोला जाता है ड्यू टू, अच्छा बताना क्या चाह रहे हैं, यहां पर बोल दिए मेजोमेरिक इफेक्ट, जो रेजोनेंस शो कर रहा है यहां पर मेजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस मेजोमेरिक में थोड़ा सा अंतर है, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, बताना ही चाहते हैं कि इसमें रिएक्शन जो शो करता है, देखो एक बात यहां पर प्लस चार्ज है तो डेल प्लस बोल देंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का होता है तो डेल माइनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर बताने का यही मतलब है ना कि अगर कहीं से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका लवर, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज का होता है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज का स्नेही कौन होगा, चाहने वाला, कोई पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक अगर करना चाहेगा तो पूरे रिंग में कहां कहां जुट सकता है, ऑर्थो पर, पारा पर, ऑर्थो पर, पारा पर, इस पोजीशन को बाबू ऑर्थो मेटा पारा बोलते हैं, याद करने का तरीका ओम प्रकाश बताए थे, ठीक ना, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो पर अटैक करेगा या पारा पर अटैक कर सकता है, दो तरह का कंडीशन हो सकता है। ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट हैलोजन के पास कहा जाता है, हैलोजन इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ठीक है, ड्यू टू विच, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी क्या बोले, इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को E प्लस लिख कर दिखाते हैं, जिसे न्यूक्लियोफाइल को क्या लिख कर दिखाते हैं, Nu माइनस, तो इलेक्ट्रोफिलिक में एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, उस इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस लिख कर दिखाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल इज ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल इज मोर अटैक, मोर अटैक्ड टूवर्ड्स रिंग, रिंग, और ये अटैक जो होगा टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, पारा पोजीशन, इस सारा बात को ध्यान से समझना, इसके कारण अटैक होगा। दूसरा जो कारण आता है, इसको फर्स्ट कारण में ले लेना, सेकंड एक और कारण आ जाता है कि जो एक्स ग्रुप ले रहे हैं मेजोमेरिक के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान से समझना, फील कैसे आएगा, देखो प्लस एम इफेक्ट के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन में, रिंग में, सॉरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। देखो कैसे बढ़ रहा है, ये पूरा रिंग है और इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तो स्टेबल है, क्या किया कि 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया रिंग में, दे दिया ना, तो यहाँ देखो 2 गो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ना जी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ने के कारण ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल मोर अटैक है टूवर्ड, उसी तरफ अटैक करता है जहां माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ होता है, टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, मान लो यहाँ पर आई ग्रुप दे दिए,
आई ग्रुप बोल रहे हैं, एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, अपने तरफ रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। कहां से खींचता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इस सारा इलेक्ट्रॉन वहां तक खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अगर बात करें तो एक्स जो ग्रुप होता है हम लोगों का, एक्स आर वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिव, वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड हेंस जिससे डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। तो ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां कहां से घटेगा। अगर हम रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऑर्थो पर और पारा पर दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उल्टा में खींचेंगे तो उसी जगह से खींचाता है जिस जगह इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पारा पर से खींचाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसमें देखें तो ये मेटा है पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन है, ई मेटा पारा, सॉरी ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है। अगर हम इससे देखो, ये भी ऑर्थो है, ई मेटा है, ई पारा है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन होगा, मेटा पर ना, पारा पर होगा। मेटा तभी जीरो लेवल पर है, जितना है उतना है, उस पर तो कोई इफेक्ट ना आ रहा है। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पारा से खींचेगा। मेटा अभियो जीरो लेवल पर है। अब सवाल ही बताओ, अगर हम बात करें ऑर्थो और मेटा का तुलना करें तो किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा इस रिंग में। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां आ रहा है, मेटा पर ऑर्थो पर। इसका मतलब कि मेटा ऑर्थो पर पारा पर आ रहा है, इसका मतलब मेटा पर कुछ ना हो रहा है ना। इसका मतलब उसके पास 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 गो है, हाँ। इसके पास 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके पास बढ़ गया है ना, हाँ, काहे कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, यहाँ और यहाँ 10 गो है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। मान लो बाबू 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो कहां से खींचेगा, ऑर्थो से। तो 9 हो गया होगा, इसका पके कुछ ना, इस पर असर ना करता है मेटा पर। तो हम बात करेंगे जब मेजोमेरिक शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पर ज्यादा। जब इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू होगा ज्यादा, शो करेगा, तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इसके तुलना में। क्या है कि इस जगह से तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक तो एक्सेप्शन वाला क्लास आ जाता है बाबू, एक्सेप्शन वाला क्लास नहीं, ये थोड़ा टॉपिक एक्सेप्शन ला जाता है कि यहाँ पर देखा गया एक्सपेरिमेंटली, 10 को बिगाड़ दो, डाटा को बिगाड़ दो, कि माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर देन मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस मेजोमेरिक। पहले ही बाबू बता दिया गया था जब रेजोनेंस पढ़ा रहे थे कि मेजोमेरिक हमेशा जो होता है इंडक्टिव से ज्यादा होता है, लेकिन स्पेशल इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है जबकि मेजोमेरिक डोमिनेट ना करता है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू होता है, मेजोमेरिक का वैल्यू ना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कमी ऑर्थो और पारा पर होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ऑर्थो और पारा पर। अब देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो और पारा पर अटैच होगा, का मेटा पर भी नहीं होगा, मेटा पर भी होगा। हम बताए थे एक बार, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये ग्रुपवा के अनुसार पता चलता है कि कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो कहाँ कहाँ जुटेगा। अगर वो ग्रुप ऑर्थो पारा है तो ऑर्थो पारा पर जुटेगा रिंग में हाइड्रोजन। अगर वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो अगर मेटा पर है तो मेटा पर जुटेगा। अगर वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पर हाइड्रोजन ग्रुप जुटेगा, ठीक है ना। इसको नोट करो। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस के द्वारा होता है।
हो गया। देखो इसमें एक बार फिर से देख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसमें डायरेक्ट रिंग में होता है, यानी कि ई हटेगा और कोई मतलब कि इसके साथ जो भी आएगा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये रेजोनेंस के कारण इसका हैबिट स्ट्रक्चर यहाँ पर माइनस चला जाता है, यहाँ पर माइनस चला, यहाँ पर माइनस चल, ठीक है, यहाँ पर माइनस चला जाता है। तो इसमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है ऑर्थो और पारा पर, लेकिन देखा गया कि इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट जीतता है, मेजोमेरिक इफेक्ट ना जीतता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट जीतता होगा तो यहाँ पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, जहाँ माइनस आ रहा है, जहाँ माइनस आ रहा है वहां पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस अनुसार तू लोग ये बोलेगा कि इसका मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो ई प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ अटैक ना कर पाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होने लगता है, तो अटैक कहाँ करेगा। तो ई बोल सकते हैं कम से कम इसके पास तो अटैक करेगा ना, क्योंकि इसके पास ना प्लस है ना माइनस है। अगर यहाँ पर जाएगा तो रिपल्सन कर देगा अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो ना रिपल्सन करेगा ना अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पर जा सकता है, तो मेटा पर जाएगा जब इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। लेकिन तो तू लोग ये भी बोल सकता है तब तो इसका मतलब कि अराइल हैलाइड डायरेक्ट बेंजीन रिंग में रिएक्शन ना शो करता है, करता है, लेकिन बहुत ही कठोर स्थिति में भी करता है। इसको भी रिएक्शन कराने के लिए बहुत ही जो भी समूह होता है निष्क्रिय समूह, यानी निष्क्रिय समूह होता है। हाइड्रोजन जो है निष्क्रिय समूह है, इसका रिएक्शन कराने के लिए जो आता है क्लोरीन, ये सब उसका रिएक्शन कराने के लिए कुछ हम लोगों का पापड़ बेलना पड़ता है, समझो। तो वो सब नहीं जानना है, जानना है कि इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो सकता है। अब जो भी होगा ऑर्थो और पारा पर करना है बाबू अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पारा पर करना है, ठीक है ना। तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं, देखो कैसा कैसा है इलेक्ट्रोफाइल। पहला जो आता है क्लोरीनेशन आता है, क्या आता है, क्लोरीनेशन। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ई प्लस बनेगा, क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा ई प्लस बनेगा। फर्स्ट जो आता है हम लोग का क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा हमने को ई प्लस आएगा। ई Cl प्लस का लिखे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पर देखो हम एगो क्लोरोबेंजीन ले लिए, यहां पर क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा रहे हैं। अनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक ना। तो क्या होता है, यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो हुई ना करेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाता है HCl बन के, ठीक ना। अब हम लोग का कंपाउंड क्या बनेगा, तो समझो कंपाउंड पॉसिबिलिटी क्या है, ई वाला एगो Cl जो बचा, एगो Cl यहां पर भी जुड़ सकता है, यहां पर भी जुड़ सकता है, ऑर्थो पर भी पारा पर भी, तो बहुत सारा बनेगा कंपाउंड Cl वाला। तो ये जरूरी नहीं है ना बाबू कि कहाँ जोड़े कहाँ ना, हम जोड़ सकते हैं, लेकिन तुम लोग को ना पता रहेगा सोल्यूशन। अगर कोई रिएक्शन करा रहा है किसी डिब्बा में, तो हम लोगों को क्या पता है कि ऑर्थो वाला है कि पारा वाला है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कि ऑर्थो वाला भी बना होगा, पारा वाला भी बना होगा। यानी कि यहां पर भी Cl जोड़ सकते हैं, यहां पर एक Cl प्लस में यहां पर भी Cl जोड़ सकते हैं। तो एक बाबू सवाल और आ जाता है कि तो स्टेबल कौन होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हो जाता है तुम्हारा इसका नाम, इसका पारा डाई क्लोरो बेंजीन हो जाता है इसका नाम, ठीक है ना। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अगर क्लोरीन यहाँ है तो दोनों में रिपल्सन ज्यादा होता है, ई भी माइनस चार्ज ई भी माइनस चार्ज, दोनों में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए ई कम स्टेबल होता है। जबकि ई दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों में रिपल्सन कम होता है, तो मोर स्टेबल तुम लोगों का ई हो जाता है। और ज्यादातर कंपाउंड ये बनता है,
काहे कि ई तो होता है अनस्टेबल, ये हो जाता है माइनर बनता है, कम मात्रा में ये बनता है, ज़्यादा मात्रा में वो बनता है। तो क्लोरीनेशन में क्लोरोफाइल C+ बनता है। अगर इसके अंदर अकल मैकेनिज्म का थोड़ा सा देखो ना, फील करो, इसे क्या होता है, Cl दूगो है, इसका दूगो इलेक्ट्रॉन, C+ कहाँ से बन रहा होगा, तो इस Cl का एगो जो है अपना इलेक्ट्रॉन, इस Cl का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनवा लेके निकल जाता है तो Cl-, और जब इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बच गया, Cl+। इस Cl- यहाँ से H+ निकल रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है, इस Cl- इसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है, जबकि C+ जाकर अटैक मार देता है। यही अंदर की बात है। ऐसे और बात दूसरा होता है, दूसरा जो आता है हम लोग का नाइट्रेशन आता है। कौन सा, नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप को, इसमें जो कंपाउंड बनेगा NO2+, NO2+ बनता है नाइट्रेशन में। इसमें एक लेते हैं क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिए, क्लोरोबेंजीन का कॉन्क HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तब हम लोग का नाइट्रोबेंजीन बनता है बाबू। कौन सा बेंजीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन। वो भी तो क्लोरीन है, कहाँ जुटेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑर्थो पर भी जुट सकता है, पारा पर भी जुट सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बन रहा है कौन सा बन रहा है, NO2+। बेंजीन लगा दो, NO2+ में एक और कंपाउंड बनाना होगा तो कैसे बनेगा, Cl, और एगो नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुट जाएगा। मेजर कौन होगा, तो मेजर ही बनेगा, माइनर में ही बनेगा। का है, ये दोनों के बीच रिपल्सन कम होगा, जबकि ये दोनों सामने सामने है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों नाइट्रो और क्लोरो दोनों एक तरह का सब्स्टिट्यूशेंट होता है, ब्रांच होता है। क्या होता है, ब्रांच। तो इसका अगर नामकरण करेंगे तो गिनती करना पड़ेगा। गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 2 1 क्लोरो। अब कहेगा कि यहाँ एक काहे न दिए, तो एक यहाँ पर देते तो नाइट्रो आता, अल्फाबेटिकल लेंगे तो क्लोरीन पहले आता है। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पर करेंगे तो एक क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है ना। अब हम लोग का जो आता है, एक आता है, उतारो, ठीक है ना, इसको इरेज करें। इरेज क्या करना है बता दे रहे हैं। दूसरा जो आता है थर्ड नंबर सल्फोनेशन। कौन सा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का बनता है SO3+, SO3+ और एक तो H भी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, एक तो क्लोरोबेंजीन ले लिए, इसका रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करा दे रहे हैं। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसको कॉन्क को भी पढ़ सकता है तू लोग। कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब यहाँ पर हम लोग का हीट करने से क्या मिलेगा, रिएक्शन करा देंगे यानी हीट कर देंगे, H2O बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है, H2O। अगर H2O बाहर निकल जाता है, अगर यहाँ बात करें कैसे बाहर निकल जाता है, तो H2SO4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एगो H इधर, HSO3, ये बात देखो तो H2SO4 सब मिलाकर हो जाता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का SO3H यहाँ पर आकर अटैक हो जाएगा, एक पारा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर, एक पारा पोजीशन पर। तो बाबू याद होगा कि सल्फोनिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में, और जब नाम लिखवाने गए थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर होता है, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आ जाता है, ठीक है ना। इसका नामकरण करेंगे तो ई बाबू कौन सा सफिक्स में आ जाता है, ब्रांच ना है, ई सफिक्स में है सल्फोनिक एसिड का। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हम लोग का ब्रांच ना ग्रुप होता है कोई 2 डिग्री, वहीं से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 1 2
3 4, लेकिन नाम तो लिखते हैं अल्फाबेटिकल है। 2 क्लोरो, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो तुम लोग लिख सकता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 1 नंबर पर तो 1 नंबर ना दिए, लेकिन इसको लिखना होगा, तुम लोग लिख सकता है 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो होता है हम लोग का मेजर बनता है, ई माइनर। मेजर माइनर कैसे बताएंगे, तो मेजर माइनर बताने का यही एक बात है कि ई SO3 ग्रुप है, ई Cl है, दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम होगा, क्या कि ज़्यादा दूरी पर है। रिपल्सन का अगर फिजिक्स में अगर हम जाएं तो फिजिक्स में फार्मूला अगर तुम लोग देखेगा तो देखो फार्मूला क्या होता है, कूलम्ब फोर्स बराबर K(Q1 × Q2 बटा में R²। यहाँ पर R बढ़ गया, क्या है कि इतना दूर पर है, जब R का मान बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा, संतुष्ट। ये दोनों में लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, कहेगा हाँ क्या इसके साथ जीना है, ये चाहना जीने के लिए एक साथ, ये जिंदगी गुजारेगा। फालतू पता नहीं क्या बुला रहा है। देखो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बाबू, सल्फोनेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन में आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ई रिएक्शन का होता है, तो इस रिएक्शन में मेनली 3 तरह के इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। फर्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसका फर्स्ट डाल दे रहे हैं, ऐसे डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका फर्स्ट हो जाता है अल्काइल, अल्काइनेशन। अल्काइनेशन में R प्लस कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा R प्लस के रूप में होगा। जैसे क्या हो सकता है, तो CH3 प्लस, C2H5 प्लस, डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है, सब अल्काइल ग्रुप वाला, लेकिन प्लस प्लस रहेगा, इसी को अल्काइनेशन बोलते हैं। इसमें एक क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3Cl के साथ करा देंगे, अनहाइड्रस AlC3, अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तब हम लोग का जो बनेगा कंपाउंड मेथाइल ग्रुप, देखो ये मेथाइल ग्रुप है, CH3 प्लस बनेगा, तो इसी का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये Cl हो गया, तो कहाँ जुट सकता है मेथाइल, तो ऑर्थो पर भी पारा पर भी, ठीक है। यहाँ पर ना जोड़ो, यहाँ पर जोड़ दो। ऑर्थो पर भी जुट सकता है अलग कंपाउंड में, और पारा पर भी जुट सकता है। मेजर कौन होगा, तो मेजर ही होगा, माइनर कौन होगा, तो माइनर ही होगा। मेजर क्यों होगा, तो क्योंकि उसमें रिएक्शन कम हो रहा है। इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथाइल क्लोराइड के साथ, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, अनहाइड्रस का हिंदी होता है बाबू निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमें क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो एवं पारा क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इस तरह के रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब इसी में हम बोले ना कि 3 गो आता है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोफाइल, फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर ही आता है इलेक्ट्रोफाइल। देखो कौन सा आता है, तो असाइलेशन, कौन सा, एसाइलेशन बाबू एसीटोन कहा जाता है, C+O। यहाँ पर अगर CH3 देते तो इसी को एसीटोन बोलते हैं, तो इस CH3 गायब रहेगा, यहाँ पर प्लस, इसी को बोलते हैं एसाइलेशन। इस इलेक्ट्रोफाइल का क्या नाम है, तो एसिलेशन, ठीक है ना। ये कैसे जुटेगा, तो देखो ये उतार लिया यहाँ तक ना, नोट कर लो, ठीक ना, ठीक है ना। इसी पर हम बिगाड़ दे रहे हैं। एसाइलेशन होगा किसके साथ, तो CH3 है ना, तो हम लोग इसके जगह पर, अल्काइनेशन के जगह पर एसाइलेशन बिगाड़ दे रहे हैं। ये तू लोग कर लिया,
तो यहाँ पर देखो ना एसाइलेशन, यहाँ पर इसके बाद एसाइलेशन में क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करा देंगे, अनहाइड्रस AlCl3 रहेगा बाबू, अनहाइड्रस AlCl3। तब हम लोग का जो कंपाउंड बनेगा देखो क्या बन रहा है, तो क्लोरो रहेगा यहीं पर, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को चिपकाएंगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर चिपकाएंगे C डबल बॉन्ड O CH3, और एक बार पारा पोजीशन पर चिपकाएंगे C डबल बॉन्ड O CH3। क्लोरो यहाँ पर है, मेजर ही बनेगा माइनर ही बनेगा, नाम पूछेगा कोई तो क्या पूछ बोलना, तो इसको बोलना कि ऑर्थो एसीटोफेनॉल, एसीटो ग्रुप है ना, एसीटोफेनॉल, ऑर्थो, ऑर्थो पर क्लोरो है, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफेनॉल। ई पारा पर का है, पारा क्लोरो एसीटोफेनॉल, कौन सा फेनॉल, एसीटोफेनॉल। ये सब टेक्निकल नाम है, फेनॉल याद रखना, यूपीएससी नाम ना है, ठीक ना, ये सब कॉमन नेम है। पारा क्लोरो एसीटोफेनॉल, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफेनॉल, इसी को तो बाबू बोलेंगे एसीटोफेनॉल। फेनॉल, फेनॉल ग्रुप, एसीटोन लगा है, एसीटोन, एसीटोफेनॉल, ठीक है ना। इसमें थर्ड जो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, थर्ड देखो क्या आता है, इसको भी काट देना, देखो छोड़ो दो ये को देखो, थर्ड ना बताएंगे, नोट कर लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद रखना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कन्वर्जन में यूज आएगा बाबू, कन्वर्जन में यूज आएगा रिएक्शन। जैसे कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाओ, तो इस कन्वर्जन में ये इस तरह का रिएक्शन यूज होता है। अल्काइल हैलाइड में भी बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं, अराइल हैलाइड में भी। अगर कहीं से हमको सियानोबेंजीन बन गया, कौन सा, सियानोबेंजीन बन गया, ठीक है ना, तब अगर हम उसका H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्लस H की उपस्थिति में, समझो H2A या प्लस H लिखा हुआ लिख देंगे ऊपर, तब हमारा डायरेक्ट सियानो से बेंजोइक एसिड बन जाता है, याद रखना। अगर सियानो का रिएक्शन, सियानो इस कंपाउंड का रिएक्शन H2O प्लस माइनस H के साथ कराते हैं, H माइनस के साथ, तब हमारा बेंजामाइड बनता है। कौन सा बनता है, बेंजामाइड। तीन तरह का कन्वर्जन हो सकता है यहाँ पर। अगर इसी कंपाउंड का रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराएंगे तो बेंजाइल अमाइन बनता है, इसको बाबू बेंजाइल बोलते हैं, अमाइन, बेंजाइल अमाइन ग्रुप बनता है, 1 डिग्री वाला अमाइन है ना, इसलिए बेंजाइल अमाइन बनता है। तो ठीक है, इस कन्वर्जन भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट 2 नंबर में आता है बाबू, कन्वर्ट इनटू, बिहार बोर्ड में कम आता है लेकिन आता है, आया है, ऐसा बात नहीं है। कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनाना है हमको। तो बाबू किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो क्लोरोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में। क्लोरोबेंजीन का फोटो कैसा होता है, यानी पिक्चर, तो बेंजीन बनाएंगे क्लोरो, किस क्या बनाना का है, तो बनाना है हमको का बेंजोइक एसिड, यानी कुछ ऐसा चीज बनाना है। देखो कैसा बनाना है, ई बनाना है, तो क्या इसको डालेंगे ऐसे फोटो बना देंगे, हो जाएगा, ना होगा। लेकिन बिहार बोर्ड में बुलवाने के लिए कहीं कोनो लड़का लिख सकता है दिमागदार, जो दिमाग लगाएगा, तो ऐसा कुछ ना होता है बाबू। क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, बनेगा कैसे, तो तू लोग ये सोचेगा क्लोरोबेंजीन है, अगर सियानोबेंजीन होता ना तो डायरेक्ट H2OH+ डाल देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कैसा हमको सियानोबेंजीन बनाना पड़ेगा, तो सियानोबेंजीन बनाने के लिए तुम लोग को याद होगा तो पता चलेगा तुरंत
कि सब्स्टिट्यूशन करा देंगे Cn माइनस का, Cn ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। तो Cn ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, तो कॉपर साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे 473 केल्विन पर, अभी तुरंत बताए हैं पीछे इसी लेक्चर में, पायरिडीन की उपस्थिति में। तब हम लोगों का क्या बन जाएगा, सियानोबेंजीन, नाइट्राइल बेंजीन भी बोल सकता है। अब हम इसका क्या कर देंगे, तो अब हम इसका H2O H प्लस के साथ रिएक्शन करा देंगे, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बना देंगे। क्या कि हमको तो पता है इसका रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। प्लस में अमोनिया भी रहता है, बन गया ना। ऐसा क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। ये क्लोरोबेंजीन था, CuCN के साथ रिएक्शन का साइनाइड बना, साइनाइड से बेंजोइक एसिड। अगर ई ना कहकर कहता क्लोरोबेंजीन से हमको बेंजामाइड बनाओ, तो बेंजामाइड बनाने के लिए ई बनाएंगे पहले, लेकिन बनाना है बेंजामाइड, तो H2O H प्लस ना लिखकर H माइनस लिख देंगे, बेंजामाइड बन जाएगा। अगर ई ना कह के ही कहता कि क्लोरोबेंजीन से बेंजामाइड बनाओ, तो हम क्या करते, LiAlH4 यहाँ पर लिख देते। अंदर का मैकेनिज्म ना जानना है, क्या कि हुआ कैसे होगा, मनगढ़ंत वो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को रिड्यूस कर रहे हैं सिलेबस से, समय ना है, एग्जाम सर पर आ रहा है। तू लोग को तो एग्जाम का डेट भी निकल गया है, हम लोग का लेक्चर भी वैसे खत्म हो गया है, थोड़ा सा एग्जाम पर जब बात निकला है तो एग्जाम बात कर ले। फरवरी में एग्जाम होने वाला है, 1 तारीख से ही है। फर्स्ट सब्जेक्ट शायद मैथ का है, ठीक है ना, और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रेगुलर है। हिंदी के लिए तुम लोग को टाइम मिलेगा, अच्छा खासा समय मिलेगा हिंदी के लिए, तो हिंदी का टेंशन ना करना है, बस बुक पढ़ लेगा, कहानी लिख देगा तो हो जाएगा। एग्जाम सर पर है, केमिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। और सारा लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, पीछे का भी जो है अब तुम लोग का ख़त्म होने जा रहा है, एक लास्ट बच रहा है एडिशनल एक्सरसाइज का, वो भी दोनों बन रहा है, ठीक है ना। वीडियो देख लेना अच्छे से।